वेलकम टू यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर फाउंडेशन क्लास स्टार्ट की है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी। आज की क्लास पॉलिटी की होगी जो कल की क्लास कंटिन्यू होगा। जहाँ से कल की क्लास में ब्रेक हुआ था वो आज की क्लास में स्टार्ट होगा वहीं से। तो आइए सेशन को देखते हैं। सेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर की तरफ से टारगेट रखा गया है 5000 सब्सक्राइब का, जिसमें अगर अचीव्ड हो पाती है तो साइंस क्लास, ज्योग्राफी क्लास, इकोनॉमिक्स, रेलवे कुछ स्पेशल बैच और आगामी बीपीएससी का टारगेट बैच अनलॉक किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर चल रही थी नागरिकता का। कौन सा चैप्टर चल रहा था? नागरिकता, चैप्टर 3 नागरिकता। ठीक है, ये कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो कृपया देख के इस क्लास में पार्टिसिपेट करें। ऐसे पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन पिछले क्लास को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाता है, आप पिछले क्लास को देख के फिर आगे की क्लास को इंटरलिंक करेंगे आप लोग। ठीक है, आइए। आप लोग को मैंने बताया कि कल बताया था कि कल की क्लास में विदेशी विदेशी निवासियों के विशेष दर्जा होगा। विदेशी निवासियों के विशेष दर्जा होगा। ठीक, जिसमें एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई और पीआईओ एंड ओसीआई में क्या अंतर है। ठीक है, क्या मिला जुला अंतर है, क्या मिलता नहीं है। फिर मैंने बताया था कि इसमें बात की जाएगी राष्ट्रमंडल की। राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल ठीक। फिर मैंने बताया नागरिकता समाप्ति, नागरिकता समाप्ति और नेशनल, क्या नेशनल पॉपुलेशन पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक, एक है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। मैंने ये सब आज की क्लास में बताया था कि कल की क्लास में चर्चा होगी। आप लोग जरूर क्लास से जुड़ें। यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज एक पैकेज के रूप में दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जो लाखों रुपया चार्ज करते हैं इंस्टीट्यूट वाले, वो पैकेज ही यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर टीम से बने रहेंगे, उसके चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो आपके द्वारा ही भूमिका निभाएगा, जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, वो नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर टीम के कंटेंट आपके साथ हमेशा रहेगी। ठीक है, चलिए आज की हेडिंग डालते हैं। विदेशी निवासियों विशेष दर्जे। ठीक है, तो इसमें है एनआरआई, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई। ठीक है, आखिरकार ये सब है क्या, इसके बारे में देखेंगे। एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या है, ओसीआई क्या है और इसके अंतर मिला जुला क्या समानता है। ठीक है, तो पहला है एनआरआई। एनआरआई, ठीक है। एनआरआई ये वो भारतीय होते हैं जो कुछ समय के लिए अपने देश छोड़कर दूसरे देश कार्य करने के लिए जाते हैं और इन्हें सभी तरह का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। क्या मैंने बताया? ये वे भारतीय नागरिक जो कुछ समय के लिए भारत से बाहर कार्य करते हैं, नहीं, भारत अपने देश छोड़कर दूसरे देश अगर कार्य के लिए जाते हैं, यानी कमाने या जॉब के लिए जाते हैं किसी भी तरह कुछ समय के लिए, फिर भी इन्हें वो सभी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं जो भारतीयों को मिलता है। तो इसका एनालाइज क्या? अनिवासी अनिवासी भारतीय। ठीक है, अनिवासी होती है।
ये भारतीय नागरिक नागरिक ही है जो कुछ समय के लिए अपने देश देश से बाहर अन्य देश कार्य अन्य देश में कार्य करते हैं और इन्हें सभी तरह मौलिक अधिकार प्राप्त। ठीक है, इसका भारत की नागरिकता नहीं जाती है। ठीक है, क्या है? एनआरआईज, अनिवासी भारतीय। ये भारतीय होते हैं जो कुछ समय के लिए अपने देश यानी भारत देश छोड़कर अन्य किसी दूसरे देश कार्य करते हैं और इन्हें सभी तरह के मौलिकाधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक हुआ। दूसरा है PIO, इसको बोलते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति ये वो व्यक्ति होते हैं जो विदेश में काफी दिनों से बस चुके हैं। ठीक है, क्या है? ये वो भारतीय हैं जो विदेश में अन्य देश में काफी दिनों से बस चुके हैं, जिनका मूल भारतीय है, अर्थात मतलब भविष्य में या पिछले दिनों में माता पिता भारतीय हैं, भारतीय था। लेकिन इंक्लूडेड है कुछ देश जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन को छोड़कर। ठीक, ये वो भारतीय होते हैं जो अन्य देश में बस चुके होते हैं, बस जाते हैं, उसका मूल भारतीय होता है, मूल निवासी भारतीय कहता है, लेकिन इसके माता पिता कभी ना कभी भारत से जुड़े हुए हैं, वो भारतीय रह चुके हैं। ठीक है, क्या है? यह वे व्यक्ति व्यक्ति हैं जो विदेशों में काफी दिनों से वहां बस चुके हैं, जिनका मूल भारतीय है, अर्थात अर्थात माता पिता माता पिता में से कोई एक भारतीय था। ठीक है, कभी कभी भविष्य में उसके माता पिता भारतीय था और जो मूल भारतीय मूल के व्यक्ति थे, लेकिन विदेश में जाकर बस चुके थे, उसे क्या बोलते हैं? PIO, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति जिसका संबंध उसके माता पिता भारत से ही थे जुड़े हुए। लेकिन एक्सेप्शन है कुछ इसमें से, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ऐसे देश छोड़कर तो छोड़कर यहाँ का निवासी नहीं हूँ। ठीक है, इसको छोड़कर एक्सेप्शन है। एक और होता है OCI। क्या है? तीसरा थर्ड OCI। ये क्या है? OCI ये समुद्री पारी पे है, समुद्र पारीय व्यक्ति। ये है 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक होने के योग्य था। ठीक है, और इसी तिथि के बाद कभी भी भारतीय नागरिक था या किसी ऐसे क्षेत्र का नागरिक था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल नहीं है। ठीक है, समुद्र पार क्या है इसमें? 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक होने का योग्य था।
योग था या इस तिथि मतलब 26 जनवरी 1950 इस तिथि के बाद कभी भी भारतीय नागरिक था। और एक और ऑप्शन था, या किसी ऐसे क्षेत्र ऐसे क्षेत्र का नागरिक था जो 15 अगस्त 1947 डेट मेंशन करेंगे, 1947 के बाद भारत का अंग बन गया। ठीक है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश छोड़कर, इसे ओशिया समुद्री पार व्यक्ति कहते हैं। ठीक है। और पीआईओ यानी भारतीय मूल का व्यक्ति, ठीक, एक है पीआईओ और ओसीआई यानी भारतीय मूल के व्यक्ति ओशियन समुद्र पार या व्यक्ति, इनमें क्या विभिन्नता है, इन्हें क्या क्या नहीं मिलता। देखिए, दोनों भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में बस चुका हो अपने देश छोड़कर, जो दूसरे देश से कभी भारत का अंग था लेकिन बाद में अंग बन गया था, फिर नहीं भी था, यानी इस तिथि के बाद या भारतीय होने का योग्य था उसके पास, या किसी क्षेत्र का नागरिक था जो 15 अगस्त के बाद भारत का अंग बन गया था। ये सब के लिए मौलिक अधिकार के क्या, फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सब नहीं मिलता है, इन्हें नहीं मिलता है क्योंकि ये प्रॉपरली भारत का नागरिक नहीं है, नागरिकता इसे नहीं मिली है, ये समुद्री पार व्यक्ति है जो प्रवासी भारतीय के रूप में भारत आता है अभी के समय में, वर्तमान के समय में बता रहा हूँ। ठीक है। फिर पीआईओ को 15 साल का वीजा मिलता है, पीआईओ को 15 साल का वीजा मिलता है। ठीक। ओसीआई को जीवन पर्याप्त वीजा मिलता है, ओसीआई को जीवन पर्यंत वीजा मिलता है। ये भारतीय होते हैं जो योग रखता है कि भारतीय होने का, या किसी न किसी तरह के भारत के क्षेत्र का ही व्यक्ति है, यानी कभी 1947 का आज़ादी के बाद भारत में मिला हो या उससे भारत में शामिल था। ठीक है। ये इसको ओसीआई को, जो समुद्री पार व्यक्ति है भारतीय मूल का, इसको 15 16 19 29 30 नहीं मिलता है मौलिक अधिकार का। 15 पीआईयू को 15 साल का वीजा मिलता है, प्लस ओसीआई को जीवन पर्यंत मतलब जब तक उसका मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक इसके पास भारत का वीजा अप्लीकेबल रहेगा, भारत आ सकता है। ठीक। उसके बाद है नागरिकता समाप्ति कैसे होती है। नागरिकता समाप्ति कैसे होती है, मतलब किस प्रकार क्या क्या काम करेगा जो व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होगी। सबसे पहले है व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देगा, मतलब त्याग परित्याग देगा, मतलब किसी और देश का नागरिकता ले लिया और भारत को छोड़ दिया। दूसरी बात है बर्खास्त कर दिया जाएगा उसे, क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त, बर्खास्त करके। बोलेगे बर्खास्त कैसे करेगा उसके नागरिकता को, यानी यदि कोई भारतीय नागरिक अन्य देश की नागरिकता ले ले और इसकी सूचना भारतीय राजदूत को ना दे। ठीक है। क्या, यदि कोई भारतीय क्या, यदि कोई भारतीय नागरिक अन्य देश की नागरिकता ले ले और
इसकी सूचना भारतीय राजदूत को ना दें। ठीक है, तो इसको बर्खास्त की जा सकती है और वंचित करके द्वारा की जाती है। वंचित के द्वारा, वंचित करके की जाती है। उसके बाद आता है एक और है नेस, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये जनगणना के लिए की जाती है। ठीक, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है? इसमें जनगणना के लिए की जाती है और भारतीय लोग का डाटा एकत्रित करने के लिए की जाती है और जनसंख्या की स्थिति क्या है उसकी जांच के लिए की जाती है। क्या क्या? नेशनल पॉपुलेशन क्या होता है? जनगणना। ठीक, जनगणना के लिए। दूसरी बात, भारत के लोगों को का डाटा एकत्र करने के लिए की जाती है। ठीक, डाटा। दूसरी है जनसंख्या, जनसंख्या की स्थिति क्या। ठीक, जनसंख्या की स्थिति क्या, इसके लिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर मैंडेटरी है। ठीक, और एक होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। भारत का नागरिक कौन बताता है? भारत के नागरिक कौन है, ये बताता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, बताता है। ठीक है, आप भारत के नागरिक हो या ना हो, आप नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के तहत आपको बताएगा आप नागरिक हो या नहीं। और ये गैर भारतीय कौन है? ठीक, गैर भारतीय कौन है पता चलता है इससे। और भारतीय नागरिकों के लिए पहचान के लिए। ठीक, और क्या? भारतीयों नागरिकों के पहचान के लिए। ठीक है, भारतीय नागरिकों के पहचान के लिए ये सब चीज बताता है और दर्शाता है। एक और बच गया टॉपिक जो है, सॉरी, तब उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाएगी। एक और टॉपिक बच गया जो राष्ट्रीय नागरिकता किसे कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल में क्या है? राष्ट्रमंडल में, राष्ट्रमंडल में नागरिकता इसे कहते हैं। ठीक है, तो नागरिकता का अधिनियम एक प्रमुख विशेषता है। क्या है? नागरिकता अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिक को भारत की राष्ट्रमंडलीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, क्या मैंने बताया? नागरिकता अधिनियम के एक प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता, राष्ट्रमंडल के सदस्य देश यानी राष्ट्रमंडल, एक गेम भी आता है तो उसमें राष्ट्रमंडल इस शामिल होते हैं जो राष्ट्रमंडल सदस्य में शामिल होते हैं देश। तो राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिक को भारत की राष्ट्रमंडलीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक, केंद्र सरकार पारंपरिक आधार पर राष्ट्रीय मंडलीय देशों के नागरिक को भारतीय नागरिक के कुछ अधिकार प्रदान कर सकती है। ठीक है, क्या सकते हैं? नागरिक अधिनियम, नागरिक अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य
सदस्य देशों के नागरिक को भारत की राष्ट्रमंडलीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक, प्राप्त होगी। केंद्र सरकार पारस्परिक के आधार पर राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक को भारतीय नागरिकता के कुछ अधिकार प्रदान कर सकती है। नेशनल वेल्थ गेम होता है, उसके तहत राष्ट्रमंडल का जो गेम होता है नेशनल वेल्थ गेम, इसी के लिए है। क्या राष्ट्रमंडल की नागरिकता किसे कहते हैं? नागरिक अधिनियम को एक प्रमुख विशेषता यह है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिक को भारत के राष्ट्रमंडलीय नागरिक प्राप्त होगी। लेकिन इसमें केंद्र सरकार क्या तर्क दिया? केंद्र सरकार एक विशेषता बताया कि केंद्र सरकार और पारस्परिक के आधार पर राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकता को भारतीय नागरिकता के कुछ अधिकार प्रदान की जा सकती है। जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि नागरिकता का अधिकार क्या होता है। ठीक है, नागरिकता क्यों भारतीय देश की लेनी चाहिए, नागरिकता है तो क्या। ठीक है, चलिए आपके चैप्टर यहाँ होती है समाप्त। ठीक, एक बार ना इसको कंपाइल किया जाए, क्या क्या मैंने पढ़ाया। ठीक है, कंपाइल करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी। प्रैक्टिस करने के तत्पश्चात क्लास की एंडिंग। आइए शुरू से अब तक के लिए एक बार कंपाइल किया जाए। आपको पता है ये क्लास यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर पे हो रही है। चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें अगर क्लास देख पा रहे हैं तो। ठीक, ये फाउंडेशन बैच की क्लास है। ये फाउंडेशन बैच आपको कराया जाएगा कंप्लीट। जो संविधान का पृष्ठभूमि हो गया, ऐतिहासिक पृष्ठ, संघ और नागरिकता आज कंप्लीट हो चुकी है। तो 4th चैप्टर इसका स्टार्ट होगा, जो होगा प्रस्तावना। ठीक है, यानी उद्देशिका। ठीक, उद्देशिका चैप्टर होगा नेक्स्ट क्लास में। तो ये नागरिकता है, इस संवैधानिक प्रारूप भारत देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता ब्रिटिश से लिया गया। किसी भी परिस्थिति में भारत के नागरिक को दोहरीकता नागरिक नहीं मानी जाएगी और उसे किसी भी परिस्थिति में सिर्फ पूरे विश्व में भारत की ही नागरिकता होनी चाहिए, तब भारत की नागरिक माना जाएगा। ठीक, 1946 में एक केस आया, मोहम्मद रजा बना मुंबई, जिसमें इराक के रजिस्टर में इसका रजिस्ट्री था, लेकिन भारतीय मूल का व्यक्ति था। इसके ये दावा कर रहा था कि भारतीय होने का, तो इसे खारिज कर दिया। ठीक है, क्योंकि इराक के रजिस्टर में रजिस्टर्ड था। फिर नागरिकता था। नागरिकता का डेफिनेशन मैंने बताया कि किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति बताने वाला प्रावधान ही वहाँ का नागरिकता कहलाता है। क्या बताया? किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक स्थिति को बताने वाला प्रावधान वहाँ के नागरिकता ही कहलाता है, या किसी भी देश में नागरिकता को ही वजह से ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वहाँ का अपना मूलभूत सार्वजनिक विकास कर सकता है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ये आपको कंपाइल किया जा रहा, तो सीट के पेटी बांध लें, एकदम बेल्ट लगा लें, ध्यान से सुनेंगे क्लास को। ठीक, तो भारतीय संविधान में यदि नागरिकता का प्रावधान देखें तो इसका जन्म भारत और पाकिस्तान के विभाजन के उत्पन्न परिस्थिति के कारण हुआ है। वर्तमान में नागरिकता के सभी संबंधित संशोधन संसद के पास अधिकृत है। संसद अधिकार देता है कि इसको घटाया बढ़ाया चाहिए। किसी भी प्रकार के संशोधन या संसद के पास है नागरिकता से संबंधित। और भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भारत और पाकिस्तान के विभाजन के स्वरूप उत्पन्न परिस्थिति के कारण हुआ है। ठीक, तो भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो नागरिकता भाग 2 का हिस्सा है। अनुच्छेद 5 से 11 है। पूरे भारत में एकल नागरिकता का ही अधिकार रखा गया है। ठीक है, पूरे भारत में एकल नागरिकता ही होगी। जिसमें भारत में अधिवास हो, भारत में जन्म हो। अनुच्छेद 5 में मेंशन है भारत में अधिवास हो। अगर भारत में अधिवास किस प्रकार होना चाहिए, मतलब भारत में जन्म के आधार पर हो, या माता पिता में से कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो। ठीक, उसके बाद है
तो संविधान प्रारंभ से 5 वर्ष पहले भारत में रहा हो, यानी जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले 5 वर्ष भारत में बिताया हो, ठीक, तो उसे भारत की नागरिकता मानी जाएगी। अनुच्छेद 6 में है, जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, भारत से नागरिकता ले लिया, ठीक है, पाकिस्तान से भारत आ रहा, ठीक, कहाँ से? पाकिस्तान से भारत आ रहा, या भारत से पाकिस्तान जा चुका, उसके लिए क्या प्रावधान है? अगर भारत की नागरिकता चाहिए पाकिस्तान के रहने वाले, वो खुद भारत में, या माता पिता या दादा दादी व्यक्ति जन्म लिया हो कहाँ, भारत में, या पाकिस्तान चला गया, ठीक है, फिर 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आएगा, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आएगा, तो उसे पंजीकृत माध्यम से नागरिकता दी जाएगी, या 19 जुलाई 1948 को संविधान सभा में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए, जिसमें बताया गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो या वहीं पर बसना चाह रहा हो, तो अस्थायी रूप से भारतीय नागरिक माना जाएगा। क्या कहा? पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तान का वो भारत की नागरिकता लेना चाह रहा, पाकिस्तान का व्यक्ति भारत में नागरिकता लेना चाह रहा, या ठीक है, तो इसके लिए है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो या जन्म लिया हो, तो इसे अस्थायी रूप से माना जाएगा, ठीक, या 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो पाकिस्तान से भारत, तो उसे पंजीकृत के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी, ठीक, यहाँ पे वही है, पंजीकृत के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 7 कहता है, भारत के व्यक्ति पाकिस्तान जा चुका, ठीक, क्या है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति नागरिकता का अधिकार ऐसे व्यक्ति को जो पाकिस्तान चले गए हैं, यानी भारत से जब विभाजन हो रहा था तो कुछ व्यक्ति पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ व्यक्ति इंडिया आ रहे थे, ठीक, तो उसके लिए क्या है, जो व्यक्ति पाकिस्तान जा चुका हो या वहीं पर बसने का भी व्यवस्था कर रहा हो, यानी भारत के राज्य छोड़कर यदि वहाँ बसने चाहते हैं तो भारत की नागरिकता नहीं होगी, यानी जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है भारत छोड़ के, तो इसका नागरिकता नहीं मानी जाएगी भारत के, इसको भारत का नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 7 में जो भारत छोड़कर पाकिस्तान प्रव्रजन कर रहा, ठीक, 19 जुलाई 1948 के बाद ये पंजीकृत के माध्यम से नागरिकता लेनी होगी, फिर भी अगर वापस लौटता है तो, ठीक, ये नेक्स्ट जन लर्निंग सेंटर पर क्लास हो रही है, ठीक, अभी कंपाइल किया जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे। तो फिर अनुच्छेद 8 में है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति, यानी भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति जो भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है, ठीक है, क्या रहा, भारत के व्यक्ति है, वो अन्य देश में भारत से बाहर रह रहे हैं, ठीक, भारतीय मूल का, वो भारत के नागरिक आवेदन कर सकता है, क्या है, भारत मूल का व्यक्ति है, किसी अन्य देश में रह रहा, उद्भव हो गया, ठीक है, या उसके माता पिता भारत के थे, ठीक, माता पिता भारत के थे और ये दोनों अन्य देश में जाकर ये बच्चा को पैदा हुआ, तो ये भारतीय उद्भव कहलाएगा, ठीक है। इसका जो नागरिकता मिलेगी भारतीय मूल के लिए आवेदन कर सकता है, किसके आधार पर, माता पिता के जन्म के आधार पर, दादा दादी, यानी किसी भी आधार पर ये आवेदन कर सकता है भारत के नागरिकता होने का, ठीक। अनुच्छेद 9 में है, विदेशों राज्य के नागरिक स्वेच्छा से अर्जित करने वाला व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर मान लो ये विनोद है, ये किसी अन्य देश में बस गया, जैसे बांग्लादेश चला गया या बर्मा चला गया, किसी कोई भी देश अन्य देश में चला गया, स्वेच्छा रूप से वहाँ पे उस देश की नागरिकता अपना लेता है, स्वतः भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी इसकी, ठीक, अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 जो कहा, जो व्यक्ति भारत के नागरिक बनाए जाएंगे उनका नागरिकता संबंधित अधिकार अस्थायी रहेगी, यानी अनुच्छेद 10 का था, जो भी व्यक्ति भारत के नागरिकता बनाई जाएगी उसे अस्थायी रूप से वही अधिकार दिया जाएगा जो भारतीय मूल के भारतीय व्यक्ति को दिया जाता है, भारत के नागरिक का। फिर 11 में, अनुच्छेद 11 में कहता है, संसद द्वारा नागरिकता अधिकार के विधि द्वारा विनियमन किया जा सकता है किसी भी प्रकार के, ठीक है, तो मतलब कानून बनाया जा सकता है। तो ये आज की क्लास में एनआरआई, पीआईओ और संशोधन ये सब देख चुका है, ठीक, नेशनल पॉपुलेशन ये सब चीज हो गया है, बस रिकैप करते जाएंगे। ये नागरिकता उन संविधान के, अगर संघ सूची के विषय संविधान के देखे जाए तो सातवां अनुसूची का था संघ सूची, राज्य संवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची है। संघ सूची का मतलब है कि केंद्रीय नागरिकता के लिए केंद्र ही कोई भी कानून बना सकता है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 आया, नागरिकता अधिनियम 1955 आया, तो इसमें दिया गया कि किस आधार पर, किस बेसिस पर नागरिकता प्रदान की जाएगी, यानी जन्म के आधार पर। अगर 26 जनवरी 1950 से पहले जन्मा हो व्यक्ति, ठीक है, पहले जन्मा हो, जन्म द्वारा उसे नागरिकता का अधिकार दी जाएगी। फिर दूसरा है रक्त संबंध, भारत राज्य के क्षेत्र से बाहर जन्म लेने वाला, यानी भारत देश से बाहर किसी अन्य देश में जन्म लिया है, वो शिशु है जिसके माता पिता दोनों में से कोई भारतीय नागरिक हो, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। 26 जनवरी, ये 26 जनवरी इसमें कहा है जन्म के आधार पर 26 जनवरी से पहले, ठीक है, उसे जन्म तो दी जाएगी। ये 26 जनवरी के बाद
वो बच्चा जो विदेश में पैदा हुआ हो, ठीक, उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हैं या दादा दादी भारतीय हैं किसी भी प्रकार के, तो इसे नागरिकता दी जाएगी। फिर पंजीकृत के माध्यम से नागरिकता के बाहर भारतीय मूल के वह व्यक्ति, कोई भी विदेश व्यक्ति जाने या भारतीय से विवाह करता, ठीक, भारतीय मूल का व्यक्ति है, कोई विदेशी व्यक्ति जिसे भारतीय से विवाह किया है, ये भारतीय नागरिक के लिए आवेदन कर सकता है। यानी तुम इंडियन हो, तुम किसी और से शादी कर रहे हो, वो विदेशी है, तो मान लो उसके लिए भारत की नागरिकता लेना है, नागरिकता लेना पड़ेगा ही, लेकिन उसके स्वरूप आवेदन करना होगा। आवेदन करेगा, न्यूनतम शर्त है, न्यूनतम शर्त यह है कि 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा उसे, जिससे तुम शादी करोगे वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा, तो उसे न्यूनतम 7 वर्ष भारत में रहना होगा। परंतु अंतिम वर्ष यानी 7 वर्ष के अंतिम वर्ष में लगातार भारत में ही रहना होगा। क्या? अंतिम वर्ष यानी 7 वर्ष है, 7 वर्ष किसी भी तरह भारत में गुजारो, चाहे विदेश चल जाओ, घूम के आओ, फिर आओ, लेकिन जो 7वां वर्ष चलेगा ना, 7वां वर्ष ये लगातार भारत में ही रहना पड़ेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ 2015 से छूट दिया गया है, यानी 7वां दिन 1 मंथ यानी 30 दिन का छूट दी गई है। ठीक, फिर एक है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण यानी मूल रूप से विदेशी जो 14 वर्ष से कम 14 वर्ष या 12 वर्ष में भारत में रहा हो लगातार 730 दिन। ठीक है, क्या? देशीकरण। देशीकरण है जब देशीकरण के रूप में आप आवेदन कर रहे हैं तो लगातार कम से कम 14 वर्ष 12 वर्ष तो रहना होगा विदेश में। 14 वर्ष 14 वर्ष से कम 12 वर्ष रहना होगा। कहाँ? लगातार 730 दिन भारत में। आवेदन के लिए अंतिम वर्ष लगातार रहेगा, परंतु भारतीय संविधान का आत्मसम्मान उसको करना पड़ेगा। ठीक, आस्था रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? भारतीय संविधान का आस्था आत्मसम्मान करना पड़ेगा। फिर एक है विलय या अर्जित। अधिनियम के तौर पर भारतीय नागरिक दी जाएगी। देखो, किसी भी देश या किसी भी राज्य को भारतीय राज्य में, भारतीय भूभाग में मिलाया जाता है, तो उसे अधिनियम के तौर पर भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अधिनियम के तौर पर भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक, तो कल क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, आप क्वेश्चन पे देख लेंगे। ठीक, आज की क्लास में ये सब बात हुई है। कौन सा? विदेशी निवासों के लिए विशेष दर्जा, राष्ट्रमंडल, नागरिकता समाप्ति, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। तो विदेशी निवासियों के लिए विशेष दर्जा दिया गया, एनआरआईज यानी अनिवासी भारतीय। ये भारतीय नागरिक हैं जो कुछ समय के लिए अपने देश से बाहर अन्य देश कार्य करते हैं। ठीक, उसे मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन? जो भारतीय है, कमाने के लिए या किसी भी वजह से घूमने के लिए ही विदेश जाता है, तो उसे भारतीय नागरिक, वो भारतीय नागरिक है, उसका मौलिक अधिकार बना रहेगा। ठीक, एक पीआईओ है जो भारतीय मूल के व्यक्ति, ये वह व्यक्ति हैं जो विदेश में काफी दिनों से वहां बस चुके हैं, जिनका मूल भारतीय है, अर्थात माता पिता में से कोई भारतीय था, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान इत्यादि देश छोड़कर, एक बांग्लादेश भी। ठीक, एक ओसियाई है, समुद्री पार व्यक्ति, 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक होने का योग्य था या स्थिति के बाद कभी भी भारतीय नागरिक था, स्थिति के बाद भी कभी भी भारतीय नागरिक था, तो किसी ऐसे क्षेत्र का नागरिक था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन चुका हो। ठीक, लेकिन एक्सेप्शन है पाक बांग्लादेश छोड़कर। ठीक है, उसे ओसीआई दर्जा दी जाती है। ठीक, तो फिर पीआईओ, ओसीआई में बताया पीआईओ व्यक्ति के लिए पीआईओ 15 साल का वीजा मिलता है। ठीक, ओसीआई को जीवन पर्यंत वीजा मिलता है, और ये दोनों को 15, 16, 19, 29, 30 नहीं मिलता है, जो मौलिक अधिकार का ये राइट है। ठीक, फिर मैंने बात किया था नागरिकता समाप्ति, स्वेच्छा से परित्याग करता है या किसी, ठीक, या बर्खास्त करके, कि यदि किसी देश का नागरिक अन्य देश का नागरिकता ले चुका होता है, इसकी सूचना भारतीय राजदूत को नहीं देता है, तो इसे वंचित कर देता है, एक वंचित के आधार पर। ठीक, फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर मैंने बताया, ये जनगणना के लिए मेनली तौर पर की जाती है। भारत के लोगों को डाटा एकत्र किया जाता है और जनसंख्या की स्थिति क्या है उसकी निर्धारित करने के लिए। एक है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, ये भारत की नागरिकता कौन है ये बताता है। ठीक, गैर भारतीय कौन है ये भी दर्शाता है उसमें, और भारतीय नागरिक की पहचान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल रजिस्टर। ठीक है, इतना ये चैप्टर में हुआ है। ठीक है, आपका ये चैप्टर नागरिकता में, ये नागरिकता, ये सब का वीडियो लिंक दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग जाके प्रॉपर वीडियो को देखें, एनालिसिस करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, आपको अगर नॉलेज कुछ इंक्रीज हो रही है, आपको कुछ ज़्यादा जान रहे हो, तो सेशन को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं और अपने आसपास
एरिया में, क्षेत्रों में इसे चयन करें। एक और है जिसमें राष्ट्रमंडल, ये राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम के लिए होता है, जो कॉमनवेल्थ गेम खेलते हैं। ये नागरिकता अधिनियम के एक प्रमुख विशेषता है, या राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की नागरिक को भारतीय राष्ट्रमंडल नागरिकता प्राप्त होगा। ठीक है, केंद्र सरकार इस पर एक अधिनियम भी पारित किया था, जिसमें पारस्परिक आधार पर राष्ट्रमंडल देशों की नागरिक भारतीय नागरिक के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए जाएंगे। ठीक, जो वेल्थ वेल्थ नेशन देश होता है उसके लिए। ठीक, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग को एक अपडेट दे दें कि चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है या क्लास जैसे ही एंड होता है तो 10 से 15 मिनट, ठीक, 10 से 15 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम रखा जाता है, क्वेश्चन सॉल्व की जाती है। ठीक है, ओके। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करें, आपकी क्लास एंड हो चुकी है। ठीक, आप लोग जा भी सकते हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय क्षेत्र के आंतरिक परिवर्तन को बताता है, दर्शाता है? भारतीय क्षेत्र का आंतरिक परिवर्तन। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद फर्स्ट में इंडिया इज कॉल्ड भारत, भारत इज कॉल्ड इंडिया कहा गया है। ठीक, और यहीं पे है राज्यों का संघ होता है, क्या होता है? राज्यों का संघ, अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया है। तथा अनुच्छेद सेकंड में कहा गया है कि वह राज्य क्षेत्र, ठीक, जो भारत के भूभाग क्षेत्र में है, ठीक, जिसका क्षेत्र परिवर्तन की जा सकती है, नाम में फेरबदल की जा सकती है, और क्षेत्रफल घटा सकती है, या किसी क्षेत्र को बांट सकती है, दो भागों में कर सकती है। ये सब अनुच्छेद सेकंड में कहा गया है। ठीक, अनुच्छेद थर्ड में कहा गया है या किसी भी क्षेत्र को नाम में परिवर्तन कर सकता है, ठीक, उसके राज्य को अस्तित्व का दर्शा सकता है। उससे अनुच्छेद 4 में है, 3 और 4 को कंपाइल करके और जो संशोधन की जाएगी राज्य क्षेत्र में 368 संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो भारतीय क्षेत्र परिवर्तित कर की जा सकती है। तो कौन सा अनुच्छेद होगा, जल्दी से बताएंगे। तो यानी भारतीय क्षेत्र के आंतरिक परिवर्तनों को से संबंधित होता है, आंतरिक फेरबदल कर की जा सकती है अनुच्छेद थर्ड में। ठीक, अनुच्छेद थर्ड में आंतरिक परिवर्तन की जा सकती है, ये क्षेत्र को घटा बढ़ा सकता है, या किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है, नाम में फेरबदल कर सकता है, सारा चीज। ठीक है, अनुच्छेद सेकंड समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। अनुच्छेद फर्स्ट ये सब क्लास में हो चुकी है, आप लोग जाके देख लेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में नहीं शामिल है, तो इसमें मैं बता दूं भारत इसमें क्लास में हो चुकी है। अनुच्छेद फर्स्ट सब क्लॉज 1 में संघ राज्यों का क्षेत्र है। अनुच्छेद सब क्लॉज, अनुच्छेद क्लॉज सेकंड में कि राज्यों का अस्तित्व का वर्णन है। ठीक, और अनुच्छेद फर्स्ट के थर्ड में कहा गया राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा, तथा अर्जित अर्जित क्षेत्र। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश, ये सब क्लॉज क्लॉज फर्स्ट के क्लॉज थर्ड में क्या गया, तो यहीं पे कहा गया अनुच्छेद फर्स्ट में नहीं सम्मिलित है। तो यहाँ पर अनुच्छेद फर्स्ट लिखा है, इसको मेनली तौर पे देखें तो अनुच्छेद फर्स्ट के क्लॉज थर्ड में राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा, क्षेत्र में किसी भी अधिग्रहण या अर्जित किए जा सकते हैं। ठीक, अर्जित। ठीक, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा क्योंकि राज्यों का समूह नहीं है। अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद फर्स्ट के क्लॉज फर्स्ट कहता है राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ, ये थर्ड का सब क्लॉज थर्ड। तो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। ठीक है, तो असत्य क्या होगा? केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जो राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। ठीक, इस आयोग का रिपोर्ट आधार 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, और इस राज्य के पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। ठीक है,
ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ ले, पढ़ ले। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन में कौन सा असत्य है, कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग। कई बार मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग उसका आंसर करेंगे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आज तो आपको बता दें कि पुनर्गठन आयोग ये राज्यों के सीमाओं के निर्धारण और बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए था। इस रिपोर्ट का आधार क्या है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। ठीक, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये दोनों तो सही है। ठीक, अब ये दोनों बताएं। अब तो इतना हो गया, 50-50 तो ला दिए। चलिए आगे वो सॉल्व करते हैं। केंद्र सरकार 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। बिल्कुल बनाया गया, तो सीमाओं के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुधार पर किया गया था। क्या गया था? कौन चीज पे? प्रशासनिक आधार पे। ठीक, इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद द्वारा किसी राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों के हिस्सों को मिलाकर अथवा एक राज्य क्षेत्र को मिलाकर राज्य का गठन कर सकती है। ये अनुच्छेद 2 है। ठीक, भारत संघ अभिव्यक्ति के केवल राज्य शामिल है। ठीक है, क्या है? भारत संघ अभिव्यक्ति के राज्य शामिल है। क्या ये? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इनमें से पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये 2 है। तो किसी राज्य को घटा मिलाकर या राज्य क्षेत्र को अलग करके, तो ये सही है। तो भारत संघ अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल है, बिल्कुल राज्य शामिल है, क्योंकि भारत संघ में दर्शाया गया राज्यों का संघ। तो यहाँ पर राज्य अभिव्यक्ति ही तो दर्शाता है संघ का। ठीक है, और ये राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 के सब क्लॉज में 2 में बताया गया। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया। इस शब्द का क्या अर्थ है? अनुच्छेद 1 बोल रहा है, कई बार क्लास में हो चुकी है। अनुच्छेद 1 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों संभावित अधिग्रहण क्षेत्र का शामिल करना, राज्यों के विनाशकारी संघ को इंगित करता है, या राज्यों के संघ शब्द से केंद्र शासित प्रदेश को बाहर रखता है। अमेरिकी मॉडल ऑफ फेडरेशन के आधार पर भारत राज्यों के संघ के रूप में चिन्हित करता है। अब बताएं इसका आंसर कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा राज्यों का। आपको बताएं कि अनुच्छेद जब भी आए तो अनुच्छेद याद करके रखें। सब क्लॉज 3 में राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा और संभावित अधिग्रहण यानी अर्जित क्षेत्र को शामिल करता है। ठीक है, क्या संसद इंडिया का नाम बदलकर भारत कर सकती है या संवैधानिक रूप से वैध है? तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 1 में ही कहा गया राज्यों का संघ होगा। ठीक, संघ होगा, और भारत को ही इंडिया कहा गया है। इंडिया इज कॉल्ड भारत, भारत इज कॉल्ड इंडिया। तो इसमें कोई संशोधन तो नहीं की जा सकती है। ठीक, फेरबदल तो कभी होगा ही नहीं, और संसद के पास इंडिया नाम बदलकर भारत करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, कोई भी अधिकार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा का उपयोग करना होगा और जांच होगा कि परिवर्तन संवैधानिक है या नहीं। संसद को नाम बदलने के लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं है। देखो, नाम बदलने के लिए भारत अनुच्छेद 1 में दर्शाया गया ही है कि भारत इंडिया है और इंडिया भारत है। ठीक है, तो संवैधानिक संशोधन द्वारा नाम बदल कर भारत का अधिकार है या नहीं? तो इसका नाम ही है। तो संवैधानिक संशोधन द्वारा इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का अधिकार है। मेनली इसमें भारत जो है पहले से ही इसका नाम है। तो इसका आंसर ए नहीं होगा। ओह सॉरी सॉरी, इसका नाम बदलने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ठीक, संवैधानिक प्रारूप नहीं है इसके, किसी के पास इसका संशोधन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पहले से ही भारतीय संविधान में मेंशन है कि भारत
एक संवैधानिक रूप है, यानी संसद नाम बदलने का संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान में पहले से ही मेंशन है, संविधान में पहले से ही इंगित है। ठीक, तो इसके में संशोधन कभी भी नहीं की जा सकती है। ठीक, और जब से अस्तित्व में आया, यानी 26 जनवरी 1950 से जब संविधान अस्तित्व में आया, तब से ही इसी दिन से संविधान लागू भी हुआ। और पहले ही कहा गया है कि इंडिया यानी भारत जो 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश होगा। ठीक है, तो इसमें नहीं होगा, और ये सब नहीं होगा। संसद में वैधानिक संशोधन कभी भी, राज्य में अगर राज्य में भी संशोधन होता है तो 368 नहीं माना जाएगा, तो ये होगा ही नहीं। और संसद के पास इंडिया नाम बदलने का अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार संसद के पास इंडिया का नाम बदल कर भारत करने का कोई भी अधिकार नहीं है। संसद के पास इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा का उपयोग करना, ये बिल्कुल भी नहीं है, कहीं मेंशन ही नहीं है। तो संसद के पास नाम बदलने के लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, अधिकार। तो आपकी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।